संस्कृति, कला और विरासत प्रबंधन। परिचय। राष्ट्रगीत विवाद। परिचय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1882 में लिखे गए उपन्यास आनंद मठ में रचित वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख राष्ट्रगान बना। जन गण मन राष्ट्रीय गान है, जबकि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है, जिसका भारत की सांप्रदायिक विविधता को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्तीकरण और चयनात्मक रूप से अपनाए जाने का एक अनूठा इतिहास है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक रचना। मूल रूप से संस्कृत और बंगाली के मिश्रण में लिखा गया यह गीत भारत को एकमात्र देवी के रूप में चित्रित करता है। 1937 का संक्षिप्तीकरण। बाद के छंदों में धार्मिक प्रतीकों के उपयोग को लेकर मुस्लिम लीग की चिंताओं को दूर करने के लिए कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने 1937 में आधिकारिक तौर पर केवल पहले 2 छंदों को ही अपनाया। संवैधानिक स्थिति। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि वंदे मातरम को जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त होगा। क्रांतिकारी प्रभाव। यह गीत बंगाल में 1905 के विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान एक प्रेरणादायक नारा था। राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता। 1937 के इस निर्णय का उद्देश्य उन लोगों को हटाकर राष्ट्रीय संघर्ष को एकजुट रखना था, जिन्हें कुछ लोगों का मानना था कि एकेश्वरवादी मान्यताओं के विपरीत थे। उदाहरण के लिए उन श्लोकों को हटाना जिनमें मातृभूमि को दुर्गा या लक्ष्मी के समान बताया गया था। ठीक है, अच्छी बात थी। महत्व। सभ्यतागत बंधन में, सांप्रदायिक संवेदनशीलता में, कानूनी समानता में, मनोवैज्ञानिक लामबंदी में, सांस्कृतिक निरंतरता में। निष्कर्ष कि वंदे मातरम शुरुआती भारतीय राष्ट्रवाद के काव्यात्मक रोमांटिसिज्म और आधुनिक गणराज्य के व्यवहारिक धर्मनिरपेक्षता के मध्य बीच की खाई को पाटता है। 2026 में इसकी प्रासंगिकता इस बात की याद दिलाती है कि राष्ट्रीय प्रतीक अक्सर एक विकास और समझौते की प्रतीक से गुजरते हैं, ताकि वे एक विधिक लोकतंत्र की बदलती पहचान को दर्शा सकें। भारतीय मंदिर स्थापत्य कला। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के होयसल मंदिरों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। परिचय की भारतीय मंदिर स्थापत्य 1000 साल पुरानी परंपरा है, जो साधारण चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं से विकसित होकर जटिल संरचनात्मक चमत्कारों में बदल गई। इसे मोटे तौर पर 3 शैलियों में बांटा गया है। नागर शैली, जो उत्तर भारत में प्रचलित है, द्रविड़ शैली, जो दक्षिणी भारत में, और वेसर मिश्रित, जिनमें से प्रत्येक की पहचान उसके अद्वितीय शिखर और भूयोजन से होता है। मंदिर स्थापत्य की शैलियाँ। नागर शैली मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाने वाली। इनका वक्राकार शिखर और तारे या चौकोर आकार का आधार नक्शा। उदाहरण के रूप में खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में पाए जाने वाला। विशेषता है कि एक पिरामिड के आकार का सीढ़ीदार शिखर या विमान और विशाल प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहा जाता है। उदाहरण के तंजावुर का बहुदेश्वर मंदिर। वेसर शैली यह मिश्रित शैली, जो नागर और द्रविड़ तत्वों का मेल और चालुक्य तथा होयसलों के शासनकाल में फली फूली। उदाहरण के ऐहोल का दुर्गा मंदिर या हलेबीडु का होयसलेश्वर मंदिर। प्रारंभिक प्राचीन काल। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो नगर शिखर के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक है। मंडप और गर्भगृह। विभिन्न शैलियों में पाए जाने वाले सार्वभौमिक तो गर्भगृह व अंधकारमय आंतरिक कक्ष, जहाँ पर देवता विराजमान होते हैं। मंडप खंभों वाला सभा कक्ष होता है। उदाहरण के महाबलीपुरम के तटीय मंदिरों के खंभों वाले कक्ष।
मंदिरों का महत्व। आध्यात्मिक प्रतीकवाद, जैसे कि शिखर पर्वत मेरु का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण की जैसे कि पर्वत मेरु का प्रतिनिधित्व करता है। गर्भगृह हृदय की गुफा का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा कि शक्ति प्रदर्शन, चोलों द्वारा विशाल विमान बनवाया गया। सामाजिक और आर्थिक केंद्र, मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं थे बल्कि गांव के लिए बैंक, स्कूल और अन्न भंडार के रूप में भी कार्य करते थे। उदाहरण की मंदिर में के खजानों से सिंचाई और व्यापारिक संघों को निधि दी जाती थी। कलात्मक अभिव्यक्ति, स्थापत्य से मिथकों, सामाजिक जीवन की प्रकृति के विश्वकोशीय चित्रण के लिए एक कैनवास प्रदान किया। अगला है कि तकनीकी दक्षता, पत्थर के उपयोग से वास्तुकारों को गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि और ज्यामिति के साथ प्रयोग करने का अवसर मिला। उदाहरण के हम्पी के विठल मंदिर के संगीत स्थल। मंदिर वास्तुकला की विशेषताएं, शिल्प शास्त्र, कठोर गणितीय नियमों का उपयोग। उदाहरण के देवी देवताओं और स्तंभों की ऊंचाई और चौड़ाई मापने के लिए ताला प्रणाली का उपयोग। तारांकित ज्यामिति, उदाहरण घोषण मंदिरों के तारा आकार के का आधार। ग्रेनाइट और सोपस्टोन का यूज। जल प्रबंधन, बड़े बड़े तालाब, अधिकांश मंदिरों में बड़े बड़े तालाब जिसको पुष्करणी कहते हैं बनवाए गए। जैसे कि मोटेरा स्थित सूर्य मंदिर की सीढ़ीदार कुएं। प्रतिमा संबंधी पदानुक्रम, ये भी इम्पोर्टेंट। उदाहरण के आधार पर पशु और शीर्ष पर दिव्य प्राणी दर्शाए गए हैं। विभेदीकृत बिंदु, नागर शैली और द्रविड़ शैली में। टावर शैली, वक्र रेखी शिखर मतलब चिकना वक्र। द्रविड़ शैली में कि पिरामिड के आकार का विमान, सीढ़ीदार सीढ़ियां। चार दीवारी, इसमें मतलब नागर शैली में इसमें अक्सर विस्तृत चार दीवारी का अभाव होता था। और द्रविड़ शैली में ऊंची चार दीवारी और विशाल गोपुरम होते थे। आंतरिक गर्भगृह, नागर शैली में परिसर में आमतौर पर पानी की टंकियां नहीं पाई जाती थी और द्रविड़ शैली में पानी की टंकी पुष्करणी एक मानक विशेषता थी। गेटवे, कोई प्रमुख प्रवेश द्वार गोपुरम नहीं होता था नागर शैली में। और द्रविड़ शैली में गोपुरम अक्सर मुख्य मंदिर के शिखर से बड़ा होता था। क्षेत्रीय फोकस, हिमालय और विंध्य के बीच, कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच स्थित। निष्कर्ष, भारतीय मंदिर स्थापत्य कला प्राचीन आध्यात्मिक आदर्शों और पत्थर पर भौतिक महारत के बीच की खाई को पाटती है। 2026 में गुप्त काल की नींवों की पहचान पर केंद्रित प्रयास और होयसला काल में मंदिर समूहों को वैश्विक मान्यता इस बात का समकालीन प्रमाण है कि ये संरचनाएं मात्र पूजा स्थल नहीं है बल्कि भारत की गणितीय, सामाजिक और आध्यात्मिक विरासत के जटिल ऐतिहासिक अभिलेख है। ज्ञान भारतम मिशन, संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की, जो पूरे भारत में 30 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटलाइज्ड और संरक्षित करने की एक केंद्रीकृत पहल है। ज्ञान भारतम मिशन से संबंधित तथ्य। प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, सूचीकरण और उच्च रिजोल्यूशन डिजिटलीकरण करना। इस मिशन का उद्देश्य विद्वत्तापूर्ण नवाचार को प्रेरित करना, सभ्यतागत गौरव को मजबूत करना, तकनीकी सशक्तिकरण का लाभ उठाना और सांस्कृतिक कूटनीति का विस्तार करना है तथा यह भारत के बौद्धिक नेता बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है कि भारत की भारतीय ज्ञान परंपरा नई शक्ति के साथ भावी पीढ़ियों तक पहुंचे।
उद्देश्य की आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, digitization and repository creation, research, translation and publication, capacity building and training, technology development, engagement and incentivization। ये क्यों किया गया कि नुकसान को रोकना, लाखों पंडुलियों वरदान निज मंदिर संरक्षण में, मतलब ये समय के साथ खराब होती जा रही है। और सामुदायिक स्वामित्व, जैसे धरोहर स्थल में स्थानीय आबादी की भागीदारी में स्मारकों के तोड़फोड़ और अतिक्रमण से बचाया जा सकता है। ठीक। सांस्कृतिक एकीकरण पहल, कल्चरल इंटरवेंशन इनिशिएटिव, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। परिचय, काशी तमिल संगम और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे सांस्कृतिक एकीकरण पहले का उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को पुनर्जीवित करना और मजबूत करना है। यह कार्यक्रम प्रशासनिक एकता से परे जाकर साहित्य, कला और शिल्प और शैक्षिक पद्धतियों के आदान प्रदान के माध्यम से भावनात्मक और सांस्कृतिक बंधनों को बढ़ावा देती है। पहल, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसका उद्देश्य कि राज्यों को जोड़ी के माध्यम से आपसी समझ को बढ़ावा देना। उदाहरण हरियाणा की जोड़ी तेलंगाना के साथ या महाराष्ट्र की जोड़ी ओडिशा के साथ। सभ्यतागत सूत्र, इन पहलों का उद्देश्य दर्शन, शैववाद, वैष्णववाद, खान पान और पारंपरिक वस्त्रों में पाई जाने वाली समानताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के व्यापार प्रदर्शनियों के दौरान बनारसी साड़ी और कांचीपुरम साड़ी की तुलना करना। छत्र विनिमय, ईबीएसबी का मूल तत्व यह है कि एक राज्य के छात्र दूसरे राज्य में जाकर वहाँ की स्थानीय भाषा और रीति रिवाज सीखते हैं। उदाहरण है कि पंजाब का एक छात्र असम में बिहू भाषा सीख रहा है। महत्व, भावनात्मक एकीकरण, एकजुटता की भावना पैदा, इतिहास का पुनर्खोज, भाषा विज्ञान संबंधी सराहना, जैसे कि इस कार्यक्रमों का उद्देश्य भाषाई बाधाओं को कम करना और बहुल भाषा को बढ़ावा देना है। ठीक है। उदाहरण की उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चों को तमिल के बुनियादी वाक्य सिखाना। आर्थिक प्रोत्साहन, उदाहरण की वाराणसी में उत्तर भारतीय पर्यटकों को अपने उत्पाद बेचने हेतु तमिल हथकरघा बुनकर। सॉफ्ट पावर का आंतरीकरण। ठीक। कैसे, राज्य युग्मन द्वारा, विषयगत संगम, पाठ्यक्रम एकीकरण करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा, विशेष ट्रेनें चलाकर। निष्कर्ष है कि सांस्कृतिक एकीकरण की पहल क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता के बीच की खाई को पाटती है। काशी तमिल संगम और ईबीएससी का 2026 में विस्तार इस बात का समकालीन प्रमाण है कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में एकता में निहित है, जो एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, जहां प्रत्येक इस क्षेत्र के इतिहास को राष्ट्रीय ताने बाने का अभिन्न अंग माना जाता है।